तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ रिफ्रैक्शन, रे ऑप्टिक्स चैप्टर +2, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ग्लास स्लैब लेते हैं और उसको प्लेस करेंगे इन अ मीडियम एयर, यानी कि अब आपके पास एयर है, देन यू हैव अ ग्लास स्लैब विच इज सेपरेटेड बाय एयर बाय द टू सरफेसेस। दो सरफेस होंगे इसके, इंटरफेस ए, इंटरफेस बी, 1 और 2 जो मर्जी लगा लो आप, ठीक है। और ये एयर, ये ग्लास बाहर आएगा तो फिर दोबारा आपके पास एयर मिलेगी। हम सपोज करते हैं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ग्लास का μ2 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ2 जो है वो μ1 से ज्यादा है, ठीक है। मतलब अब आपको याद रखना है कि ये जो केस हम स्टडी कर रहे हैं, ये स्पेशल केस तभी बेनिफिशियल होगा अगर आपका ग्लास स्लैब रेक्टेंगुलर होगा। और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का मतलब क्या है कि दो इंटरफेसेस के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 0। क्लियर हो गया पुत्र? तो यानी कि एक सपोज इंटरफेस ये होगा तो एक इंटरफेस ये हो गया, ठीक है पुत्र। सो दीज आर द टू इंटरफेस विच बेसिकली बाउंड अ मीडियम, जिस मीडियम को आपने ग्लास बोला है। अब अगर एक रे आती है जिसको आप इंसिडेंट रे कहते हो, ठीक है, सपोज यहां से हमने रखी है K2L, एक इंसिडेंट रे आती है और वहां पे अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये रेड पेन N1 जो है नॉर्मल है, तो ये हो गया जी एंगल ऑफ इंसिडेंस I। सपोज फर्स्ट सरफेस पे इंटरफेस हुआ तो हमने I1 ले लिया। उसके बाद अगर बाय द वे मीडियम सेपरेट ना होते, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ना होते, तो यही रे सीधी निकल जानी चाहिए थी विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। सपोज वो मैंने ड्रॉ किया L2L' विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, ठीक है पुत्र। लेकिन एज यू ऑल नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडियम इज डिफरेंट, देयरफॉर यहां से रे जो है वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि लाइट एंटर कर रही है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। जैसा आपको बताया μ1 की वैल्यू μ2 से कम है, तो μ2 ज्यादा है तो वो डेंसर हो गया पुत्र, तो वो बेंड हुआ टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये जो एंगल होगा, ये बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको आपने नाम दिया हुआ है एंगल R1, एंगल R1। उसके बाद रे स्ट्राइक करती है ऑन टू द सरफेस सेकेंड इंटरफेस पे, और यहां से रे अगेन अगर मीडियम ना सेपरेट होता तो यहां से भी रे सीधी जाती पुत्र। आप क्या करेंगे, यहां पे फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करके विच इज N2। आप रे को अब अगेन रिफ्रैक्ट कराएंगे और रिफ्रैक्शन के दौरान रे जो है वो होगी बेंड अवे द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल। तो ये आई रे जो सेकंड टाइम इंसिडेंट हो रही है, इसको आपने I2 कहा पुत्र, और ये बड़े वाला एंगल हो गया आपका R2। क्लियर हो गया यहां तक? अब आप ध्यान से देखें कि जो रे विदाउट डेविएशन हम सपोज कर रहे हैं जानी चाहिए थी वो रे, और जो रे हमारी बाहर निकल रही है, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अब इन दोनों को पैरेलल प्रूव करने के लिए आई हैव टू प्रूव दैट एंगल I1 मस्ट इक्वल टू एंगल R2। तब जो रेज हैं L2L' ये वाली और M2N, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, और इनको अब हम प्रूव करेंगे बाय यूजिंग अ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर स्नेल्स लॉ। तो मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे स्नेल्स लॉ को। स्नेल्स लॉ याद कीजिए क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इनटू साइन ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय रे विद द नॉर्मल। तो यहां पे एंगल कितना बन रहा है, I1, सो μ1 इंटू साइन I1 इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन R1, ठीक है पुत्र। ये है स्नेल्स लॉ। अब आप क्या करेंगे, μ1 को इधर लेके जाइए, सो μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन I1, R1 को इधर लीजिए साइन R1, ये इक्वेशन 1 बन गई। सिमिलरली आप सेकंड इंटरफेस पे भी आप लगाएंगे स्नेल्स लॉ, देन यू विल गेट μ2 इंटू साइन I2, μ2 इंटू साइन I2 इज इक्वल टू μ1 इंटू साइन R2, लिख दिया पुत्र। तो अगेन μ2 बाय μ1 निकालिए, दैट इज साइन R2 अपॉन साइन I2। अब यू कैन सी दिस वैल्यूज, μ2 अपॉन μ1, μ2 अपॉन μ1, ये बोथ आर सेम। तो बाय कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट क्या वैल्यू, साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन R2 अपॉन साइन I2, ठीक है पुत्र। अब एंगल R1 और एंगल I2 सेम है, व्हाई सर, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल बिकॉज नॉर्मल जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है पुत्र। अब इसका मतलब अगर आपको पता होगा अगर साइन थीटा वेरी वेरी स्मॉल हो देन इट कैन बी रिटन एज थीटा, सो देयरफॉर वी कैन से साइन I1 can be written as I1, sin R1 can be written as R1, sin R2 R2, sin I2 I2. Why? Because we suppose these angles are very very small and we know angle I2 is equal to angle R1, तो यानी कि R1 और I2 कट जाएंगे, तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी पुत्र, I1 is equal to R2। यही हमने प्रूव करना था, एंगल I1 is equal to एंगल R2। So this theorem या this equation prove that the rays coming out of the surface after the refraction, that is M2N
is parallel to the supposed ray which if not there any optical difference in the medium L to L dash। आम भाषा में कि अगर कोई रे आ रही है L से और विदाउट एनी रिफ्रैक्शन आती तो वो सीधा निकल जाती है L डैश, लेकिन जो रे रिफ्रैक्ट होके आ रही है बिकॉज ऑफ द स्लैब और बिकॉज ऑफ द मीडियम विच हैज डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो M to N है, और L to L डैश और M to N जो है वो दे बिकम पैरेलल टू ईच अदर। हाँ, पैरेलल होने के दौरान एक तो पता लग गया कि पाथ दोनों का पैरेलल रहेगा, और दूसरा आप देखिए रे जो है वो एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाएगी, एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाएगी थोड़ी सी, दैट इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट, शिफ्ट हो गई लेटरली, बाहर को चले गई, उसके पाथ से बाहर को निकल गई, दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। और जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है लेटरल शिफ्ट में उसे हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, वो भी हमारा टॉपिक है। तो दिस इज वन पॉइंट। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर बाय द वे मैं एन पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर मिरर रख दूं, परपेंडिकुलर प्लेन मिरर रख दूं, तो यहां पे ये जो रे है ये रिफ्लेक्ट होके सेम पाथ फॉलो करेगी। ध्यान से देखिए पुत्र, ये रे रिफ्लेक्ट होके सेम पाथ फॉलो करती हुई अगेन उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है? आफ्टर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन सॉरी, आफ्टर नंबर ऑफ reflection and refraction when the path or ray of light retraces its original path, retraces its original or entire path, then it is called the principle of reversibility। तो यहाँ पे 90 डिग्री पे रखोगे आप रे के, आप अपना एक मिरर, प्लेन मिरर, तो ये रे दोबारा से वही पाथ फॉलो करेगी। तो पुत्र सेकंड में हमें कैलकुलेट करना है लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो कि क्या है M to N, M to N परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू रेज। वन रे सपोज रे जो पहले सीधी निकल जानी चाहिए थी L to L डैश, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से वो M से M डैश की फॉर्म में निकल रही है पुत्र। बाकी डायग्राम आपने सेम रखा। अब आपने देखा कि जो रे है वो एक्चुअली डेविएट हो गई आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, तो ये एंगल जो डेविएट हुआ उसको आपने डेल्टा रखा। अब सबसे पहले आप यहां पे देखिए एंगल I1, ये वाला एंगल, एंगल I1 जो है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एक रे जा रही है, एक रे ये जा रही है, ये देखो ये रे और ये रे दोनों कट रही है, दोनों एंगल ऑपोजिट होंगे पुत्र, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल I1 जो है दैट शुड इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल डेल्टा, यानी कि एंगल डेल्टा की वैल्यू हमें अगर चाहिए हुई तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं I1 माइनस R1। अब हमें सिर्फ I1 R1 पता है, रिलेशंस पता है, I1 की वैल्यू R2 के बराबर है, R1 की वैल्यू I2 के बराबर है, ये हमें रिलेशंस पता है जो हमें ऑलरेडी पता लग गए, और एक थिकनेस पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस भी पता है, लेकिन हमें रिलेशन निकालना है Mn का, Mn की वैल्यू निकालनी है विच इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू लेटरल शिफ्ट। आइए अब सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे पुत्र हम, कौन सा? MNL, ये वाला MN और L, ये वाला सपोज MN, ये पुत्र परपेंडिकुलर है और ये L है, ठीक है जी। ये एंगल आपको दे रखा है डेल्टा, ये छोटे वाला ट्राइंगल, ये समझ रहे हो वहां पे बनाया मैंने। अब यहां पे आपको बेसिकली दूसरा ट्राइंगल ले लेना है MN डैश L, ये वाला। अब इन दोनों में ML कॉमन है इसलिए हम ये दोनों ले रहे हैं, और यहां इस ट्राइंगल के अंदर हमें Mn चाहिए और इस ट्राइंगल से हमें L to N डैश चाहिए। ये L to N डैश की वैल्यू थिकनेस है T ऑफ स्लैब। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे साइन डेल्टा की वैल्यू लगाएंगे। रीजन हमें ये चीज पता है या ये चीज यूज करनी है और हमें ये निकालना है। तो एक तो हमें परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेन्यूज का रिलेशन चाहिए, तो हम साइन थीटा लगाएंगे। तो साइन डेल्टा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन डेस Mn अपॉन ML। अब दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल लीजिए, ये वाला MN डैश L। इसके अंदर आपको अगेन एक तो ये चीज पता है और एक ये रिलेशन निकालना है। इन दोनों में रिलेशन है, ये क्या है पुत्र? बेस, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज का कॉस वाला लगा दीजिए। सो कॉस R1 इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज बोले तो L to N डैश डिवाइडेड बाय ML। Ln क्या है पुत्र? T, ML यहां से रखा। अब ML की वैल्यू यहां से निकालिए पुत्र। ML क्या होगा? Mn अपॉन साइन डेल्टा। तो Mn अपॉन साइन डेल्टा ऊपर चला गया, तो इस हिसाब से Mn की वैल्यू चाहिए, इसको इधर ले आओ। सो T इंटू साइन डेल्टा अपॉन कॉस R1। एज यू ऑल नो कि डेल्टा इज इक्वल टू I1 माइनस R1, तो आप वैल्यू पुट कीजिए। सो Mn इज इक्वल टू T इंटू साइन ऑफ I1 माइनस R1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ R1। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
अब तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का मतलब क्या होगा, लेट सपोज कर लीजिए आपने एक साइड में खड़े होके एक वाटर के पूल को बाहर से देखा। जब आप उसको बाहर से देखोगे तो जो उसकी एक्चुअल डेप्थ है उसके मुकाबले आपको उसकी डेप्थ कम नजर आती है। आपने ये फील भी किया होगा, जब आप स्विमिंग करने जाते हो तो आपको लगता है ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन जब उसके अंदर हाथ या पैर डालते हो तो वो काफी ज्यादा गहरा होता है ना। हम पैर कपड़े ऊपर चढ़ा के जाके जाते हैं, ये ज्यादा गहरा नहीं, हम पैर अंदर रखते हैं, वो बिल्कुल ज्यादा अंदर तक चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपको जो उसकी रियल डेप्थ है वो नजर नहीं आ रही है, आपको बाहर से नजर आती है अपेरेंट डेप्थ, और अपेरेंट डेप्थ की वैल्यू रियल डेप्थ के मुकाबले कम हो जाती है। रीजन अभी आप देखेंगे, और वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे सपोज यहां पे आप इसकी डेप्थ देख रहे हो, पॉइंट ओ एज ऑब्जेक्ट लिया मैंने, यहां से एक रे परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस गया और वो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन सीधा चलेगी, ठीक है पुत्र। दूसरी रे जो है यहां से हमने स्ट्राइक कराई बी पॉइंट पे, और बी पॉइंट लिया हमने एज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, रे जानी चाहिए थी सीधा, लेकिन रे डेंसर से रेयरर में जा रही है तो बेंड हो गई अवे द नॉर्मल। अब हमारी बाहर आई है और हमारी आई को ये बेंडिंग बॉन्डिंग समझ नहीं आती है। हमारी आई को सिंपल समझ में आता है कि जहां पे दो रेज मिल जाती है वहां पे इमेज बन जाती है और वहां से ही रेज आ रही होंगी, उसको ऐसा समझ आता है। तो हमने इस रे को पीछे को खींचा तो वो मीट कर गई पॉइंट आई पे, तो एक्चुअली जो इमेज बन रही है वो आई पे बन रही है। इसलिए ये जो डेप्थ आपको डिफरेंस नजर आ रहा है ये है बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। अब एक चीज और पुत्र, सबसे पहले O to B गया, आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये जो एंगल है ये वाला, ये जो एंगल है दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये रे रिफ्रैक्ट होके गई है विद नॉर्मल, ये एंगल बना रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, ठीक है पुत्र। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये रहा एक नॉर्मल और एक ये परपेंडिकुलर, ये रहा और ये रहा, एक ये वाली रे जो हमारी ने पीछे एक्सटेंड की है आई पे, ये पीछे रहा पुत्र। अब ये एंगल R बना है आपका, तो ये एंगल भी R होगा, वाई? बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। सिमिलरली अब आप ये वाली रे लीजिए, ये जो कट रही है नीचे O to B जा रही है, ये रही O to B, ठीक है पुत्र, ये I to B था, ये समझ में आया। अब ये वाला एंगल जो है ये आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया है, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, वाई? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इतना पॉइंट समझ में आया। अब आप क्या करेंगे, यूज करेंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ यूज किया पुत्र, आपने क्या किया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इनटू साइन ऑफ एंगल दैट फाउंड बाय द रे विद द नॉर्मल, यानी कि आई इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अनदर मीडियम इनटू द साइन ऑफ एंगल फाउंड बाय द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल साइन आर। तो μ2 अपॉन μ1 की वैल्यू निकाल ली पुत्र, μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू साइन आर बाय साइन आई। अब आपने क्या करना है, साइन आर और साइन आई की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ दीज छोटा और बड़ा ट्रायंगल, यानी कि साइन आर निकाल लो सबसे पहले, ये वाला ट्रायंगल IAB, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पुत्र परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर होगा A to B, हाइपोटेन्यूज होगा I to B, ये रहा ना एंगल, ये बेस वाला होगा, ठीक है जी। ऐसे ही यहाँ पे भी बड़े ट्रायंगल में OAB, ये वाला, ये एंगल आई है ना, तो परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेन्यूज OB, तो पुत्र AB कट गया, OB ऊपर चला गया, IB नीचे चला गया, तो OB अपॉन IB। नाउ एज दीज रेज एंटर्स इन अवर आईज, ये रेज जो है मेरी आई में एंटर कर रही है, तो हम सपोज करते हैं दीज पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, देयरफॉर A and B वी कैन से आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, to each other, therefore we can say OB can be written as OA and IB can be written as IA। तो सर OA क्या है, रियल डेप्थ, और IA क्या है, apparent depth। so we can say real depth upon apparent depth is equal to refractive index of second medium with respect to first medium, ठीक है पुत्र। अब अगर आपको याद हो, ये हमने वाटर लिया था, ये एयर लिया है। अब उत्तर रियल डेप्थ की जो वैल्यू आएगी वो इस हिसाब से कितनी आ जाएगी, अपेरेंट डेप्थ अगर इधर लाओ, सॉरी, अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, वो वाटर का क्या था उत्तर 1.33, यानी कि आपकी जो अपेरेंट डेप्थ है वो 1.33 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी एज कंपेयर टू द रियल डेप्थ, यानी कि आपको कम नजर आएगा, छोटा नजर आएगा आपको, शैलो, मतलब ये जो है गहराई कम नजर आएगी। और इसका उल्टा अगर आप बाय द वे नीचे से ऊपर, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप एक जाते हुए एरोप्लेन को देख रहे हो तो वो एरोप्लेन आपको ज्यादा दूर नजर आएगा, उसका जो अपेरेंट डेप्थ होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द रियल डेप्थ। व्हाई? बिकॉज उस टाइम हम नीचे से बाहर, बोलो तो डेंसर से रेयर मीडियम में देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन दैट हैपेंस, ठीक है जी। सो रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द
डेंसर मीडियम। तो पता रिफ्रैक्शन थ्रू कंपाउंड स्लैब समझिए, लेट्स सपोज आपने एक स्लैब लिया, उसके अंदर ही दो मीडियम है, मीडियम ए, मीडियम बी, मीडियम सी, और बाहर जो रे निकलेगी फॉर मीडियम ए में दोबारा आ जाएगी। रे आई, इंसिडेंट हुई, बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर बाहर आ गई, ठीक है, बेंड हुई अवे द नॉर्मल, यानी कि ये रेयरर, ये डेंसर, ये ज्यादा डेंसर, ये फिर रेयरर मीडियम, ऐसा हमने सपोज कर लिया है। अब आपको पता है एंगल I1 और एंगल R3 सेम होते हैं पुत्र, क्यों? हमने प्रूफ किया है कि यहाँ से जो रे निकलेगी वो एक्चुअली इस रे के पैरेलल हो जाएगी। R1 इक्वल टू I2 है, क्यों सर? ऑल्टरनेट एंगल्स। इसी तरह R2 इक्वल टू I3 है, क्यों सर? अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स। ये सारे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, एंगल्स, ठीक है पुत्र। अब आ जाइए स्नेल्स लॉ लगाएं सबसे पहले, μ1 इंटू साइन I1 इक्वल टू μ2 इंटू साइन R1। अब μ2 अपॉन μ1 निकालिए, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन I1 बाय साइन R1, ठीक है पुत्र। μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन I1 बाय साइन R1। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। सिमिलरली आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालेंगे, दैट इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 3 निकालेंगे पुत्र, दैट इज साइन I3 अपॉन साइन R3। अब इन तीनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई 1, 2 एंड 3, तो ये मल्टीप्लाई कर दिए, साइन I1 अपॉन साइन R1, सारी वैल्यूज मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पुत्र। आपको पता है I1 की वैल्यू पहले काट दिया, वैसे मैंने I1 की वैल्यू R3 के बराबर है, इससे कट गया, यहाँ से देखा है। I2 की वैल्यू R1 के बराबर है, ये इससे कट जाएगा। R2 की वैल्यू I3 के बराबर है, कट जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 1। सो वी कैन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 इंटू 1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 इंटू 2 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 1। तो अगर आपको सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए 3 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1, तो इनमें रिलेशन नहीं फाइंड हो रहा था ना, इनमें तो निकल जाता है, इनमें भी निकल जाता है, इनमें भी निकल जाता है, पर इसमें और इसमें अगर आप रिवर्स करके निकालना चाहते हो किसी भी तरीके से, तो आप लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 3, यानी कि उल्टा भी लिखोगे। सो इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीपल करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 1। सो 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू 1, 3 का विद रिस्पेक्ट टू 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। दिस इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ कंपाउंड स्लैब।